नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल UKGS स्टडी पॉइंट में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड के इतिहास के जो चंद वंश है, ठीक है, उसके आधे जो है फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर चुका हूँ। ये सेकंड पार्ट है। इसमें हम स्टार्ट करेंगे ज्ञानचंद से आगे को कौन कौन से राजा रहे, उनका क्या कार्यकाल रहा, उनके क्या कार्य रहे, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। इसके साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। जो ज्ञानचंद था उनका कार्यकाल जो था वो 1365 से 1420 के बीच में तक रहा, ठीक है। 1365 से 1420 तक कार्यकाल रहा ज्ञानचंद का। और ज्ञानचंद जो थे वो पहले शासक थे तो जो दिल्ली के दरबार में गए, ठीक है। दिल्ली में जो सुल्तान थे फिरोज शाह तुगलक, उसके दरबार में जाने वाले पहले शासक थे। कुछ भेंट लेके गए थे, अर्पित की थी उन्होंने वहाँ पर अपनी भेंट, ठीक है। पहले शासक थे ज्ञानचंद जो दिल्ली दरबार में गए थे फिरोज शाह तुगलक के दरबार में, ठीक है। उस समय क्या था, जब ये यहाँ के सम्राट थे, यहाँ के नरेश थे कुमाऊँ के, तो उसमें जो था तराई भावर क्षेत्र में जो था कटेहरियों का आधिपत्य था, ठीक है। तराई क्षेत्र में कौन से राजवंश रहते थे? कटेहरी थे। कटेहरियों से छुटकारा पाने के लिए ज्ञानचंद कुछ भेंट लेके कहाँ गए थे? फिरोज शाह तुगलक के दरबार में दिल्ली, ठीक है। और जब फिरोज शाह तुगलक ने ये वादा किया कि तुम्हारे साथ मैं तुम्हारा साथ देंगे हम इस युद्ध में और तुम संघर्ष करो, तब जो है फिरोज शाह तुगलक ने जो अपनी सेना भेजी थी और उस सेना ने जो संघर्ष किया, उसने जो था कटहरियों को तराई क्षेत्र से भगा दिया था। और इसी के साथ जो तराई क्षेत्र है वो ज्ञानचंद को सौंप दिया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो इसी के उपलक्ष्य में, ठीक है, जो साहस दिखाया फिर ज्ञानचंद ने, तो उसी के आधार पर उन्हें गरुड़ की उपाधि भी विभूषित की गई, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि गरुड़ की उपाधि किसने प्रदान की थी, ठीक है, ज्ञानचंद को। गरुड़ ज्ञानचंद कहते हैं ना, तो गरुड़ ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि जो थी वो फिरोज शाह तुगलक ने दी थी। ये तुगलक वंश का था, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। उसी ने ही उत्तराखंड के सुल्तान ज्ञानचंद को जो है गरुड़ की उपाधि दी थी, ठीक है। और जो ज्ञानचंद था, इससे जो है गरुड़ की उपाधि मिलने से ये स्पष्ट होता है कि जो ज्ञानचंद था ये गरुड़ेश्वर विष्णु का उपासक था और गरुड़ उसका राजकीय राज्य चिन्ह था, ठीक है। गरुड़ क्या था? राज्य चिन्ह था ज्ञानचंद का, और गरुड़ेश्वर विष्णु का ये उपासक था। जो खेरा खड़कोट पिथौरागढ़ में जो ताम्रपत्र है, उसके और विजय ब्रह्म के द्वारा एक संयुक्त भूमि संकल्प किया गया था, उसमें उसे राजाधिराज महाराज कहा गया है, ठीक है। जो राजाधिराज महाराज की जो वर्णन हुआ है ज्ञानचंद के बारे में, एक तो खेरा खड़कोट जो पिथौरागढ़ में ताम्रपत्र है उसमें ये बात का उल्लेख किया गया है, और जो विजय ब्रह्म का जो एक संयुक्त भूमि संकल्प है, उनका एक लेख है, उसमें ये बात प्राप्त हुई है कि जो ज्ञानचंद है उनको जो है राजाधिराज भी कहा जाता है। जबकि विजय ब्रह्म का कोई विरुद्ध नहीं मिलता है। इससे अनुमान लगता है कि विजय ब्रह्म इस समय मात्र एक सामंत राजा था, क्योंकि उसने मझेड़ा ताम्रपत्र में उसे राजा विजय ब्रह्म कहा गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि सोर का विजेता ज्ञानचंद था, न कि भारती चंद, जैसा कि कुछ विद्वान ने अनुमान है। 1418 में गोपसा ताम्रपत्र में उसके द्वारा कुजौली का गांव देवराज तिवाड़ी को संकल्प वृत्त के रूप में देने का उल्लेख है, ठीक है। 1418 का जो गोपसा ताम्रपत्र कहाँ है? ये पिथौरागढ़ में है, ये, ठीक है। कुजौली गांव को देवराज तिवाड़ी को संकल्प वृत्त के रूप में देने का उल्लेख मिलता है, ठीक है। कौन सा है? गोपसा ताम्रपत्र में। गोपसा ताम्रपत्र वहीं है पिथौरागढ़ में ही। उससे पहले जो मझेड़ा ताम्रपत्र है उसमें एक बात वर्णन की गई थी कि इसे जो राजा ब्रह्म था उसे राजा विजय ब्रह्म भी कहा गया है मझेड़ा ताम्रपत्र में, ठीक है। ये ब्रह्म जो बताया गया था कि विजय ब्रह्म के जो संकल्प था एक, उसमें ये बात कही गई थी कि जो ज्ञानचंद है उसे महाराजा अधिराज महाराज भी कहा गया है, ठीक, राजा अधिराज महाराज। खेरा खड़कोट ताम्रपत्र के अनुसार 1420 तक राज्य किया था। इसी के अनुसार कहा जाता है कि 1420 तक इसने राज किया था। जो 1420 में ज्ञानचंद का जो सम्राट था उसका अंत होने के बाद उसके बीच जो है 1420 से 1433 तक हरिश्चंद्र, द्वानचंद, आत्मचंद और हरिचंद ने क्रमशः राज किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक किंवदंती या कहें इसे हम थोड़ा सा
भटकाने वाली बात कही गई है इसमें कि इसका समय जो है इस समय किसी विशेष घटना के अभाव में शून्य रहा, मतलब इन लोगों ने कुछ ऐसा नहीं किया। लेकिन उसके बाद 1423 में विक्रमचंद गद्दी पर बैठा। अगर 1420 से 1433 तक अगर इन राजाओं ने जो आधिपत्य रहा तो 1423 में कैसे आ जाएगा विक्रमचंद गद्दी पर, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाली बात है यहाँ पे। लेकिन याद रखना, हो सकता है कहीं पूछा गया तो विक्रमचंद गद्दी पर कब बैठा, तो 1223 ही उसे माना जाएगा। उसके 2 ताम्रपत्र अब तक प्राप्त हुए। किसके? विक्रमचंद के 2 ताम्रपत्र। एक बालेश्वर मंदिर ताम्रपत्र, उसकी तिथि 1423 है, और चंपावत ताम्रपत्र 1434 ठहराई गई है। अब यहाँ से कन्फ्यूजन होता है और कन्फ्यूजन क्लियर भी होता है। 2 ताम्रपत्रों के अनुसार इसे माना गया है। अब 2 ताम्रपत्र में अलग अलग डेट डाली गई है, जिसमें जो है एक तो दी गई है 1423, जिसमें विक्रमचंद गद्दी पर बैठा था, वो बात कही गई है बालेश्वर मंदिर के ताम्रपत्र में। ठीक है। और जो बात कही गई है 1434 वाली, वो कहीं ना कहीं सत्य भी मानी गई। 1434 वाली वो चंपावत के ताम्रपत्र में ये बात कही गई है। ठीक है। 1434 चंपावत के ताम्रपत्र में बात कही गई है कि जो विक्रमचंद था वो गद्दी पर बैठा। ये बात कहीं ना कहीं जो पहले तथ्य था उसके आधार पर सत्य भी होती है। जो पहला तथ्य था ना, ये 1420 से 1433 तक जो अन्य राजाओं ने राज किया, उसके बाद जो विक्रमचंद आए वो कहीं ना कहीं 1434 में ही गद्दी पर बैठे होंगे, ये बात कही गई है चंपावत के ताम्रपत्र में। लेकिन 1423 की जो बात कही गई है वो कही गई है बालेश्वर के ताम्रपत्र में। ये विक्रमचंद के 2 ताम्रपत्र हैं। इसी से प्रतीत होता है कि 1223 से 1234 तक राज किया होगा। अब ऐसा भी इसमें माना गया है कि 1223 से 1234 तक जो है विक्रमचंद ने राज किया होगा। विक्रमचंद के पश्चात धर्मचंद आए। 1437 ईस्वी में भारती चंद गद्दी पर बैठा, और 1437 में फिर आ गया भारती चंद। उसके बाद धर्मचंद आए, फिर भारती चंद। ठीक है। इनका एक क्रोनोलॉजी है, आगे बढ़ते जाते हैं। जो विशेष महत्वपूर्ण जिन्होंने काम किया है उन्हीं को याद रखना चाहिए। गरुड़ ज्ञानचंद को कहा जाता है, और फिरोज शाह तुगलक ने उसे गरुड़ की उपाधि दी थी। ठीक है। तब जो तराई क्षेत्र में वो कटहरियों का आधिपत्य था। ऐसे करके इनको याद करना है। विक्रमचंद के बाद तो धर्मचंद आए, धर्मचंद के बाद भारती चंद गद्दी बैठे 1437 में। भारती चंद 1437 में जब गद्दी पर बैठे तो उसके बाद उनके अनेक ताम्रपत्र जो हैं कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में कुमाऊं क्षेत्र में मिले। ठीक है। 1937 में बैठे थे भारती चंद। भारती चंद के जो गद्दी में बैठने के बाद भारती चंद के पवाड़े कुमाऊं के इतिहास में विशेष महत्व रखते हैं। ठीक है। जो भारती चंद का काल है वो भी बहुत महत्वपूर्ण काल है कुमाऊं के इतिहास में। ठीक है। कुमाऊं की जो प्रसिद्ध वीरांगना भगा ध्वनियान के साथ भारती चंद का द्वंद्व युद्ध का भी पवाड़ों और भड़ाकों में गुणगान किया जाता है। पवाड़े वो होते हैं ना, जो लोक गाथाएं हैं, पुरानी गाथाएं हैं, उनको ही पवाड़े कहा जाता है। तो उसमें क्या है, जो प्रसिद्ध भगा ध्वनियान है, ठीक है, उसके साथ जो द्वंद्व हुआ था उसका भी वर्णन कहीं ना कहीं जो है पवाड़े और भड़ाकों में मिलता है। ठीक है। भारती चंद ने 1937 से लेकर 1977 तक शासन किया। 1937 से 1977 तक जो है भारती चंद ने शासन किया। ये डेट याद हो जानी चाहिए, 1937 से 1977 तक भारती चंद का काल रहा। जो भारती चंद था वो एक क्या था, लोकप्रिय और साहसी बहादुर राजा था। ठीक है। मतलब उसने समाज के साथ बहुत अच्छा व्यवहार था। और उसी समय जो सर्वप्रथम चंद्रवंश की श्रीवृद्धि की और डोरट की दास्ता से छुटकारा पाने के लिए विशाल सेना लेकर डोडी राज्य के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ हुआ। डोडी राज्यों के विरुद्ध भी जो नेपाली राजा थे डोडी, उनके विरुद्ध भी संघर्ष कब हुआ, वो भारती चंद के शासनकाल में ही स्टार्ट हुआ था। उसकी फौज में सभी जातियों के लोग थे। इस समय नेपाल के मल्लवंशी राजाओं का राज्य था। मल्लवंशियों का ही राज्य था नेपाल पर। और मल्लू ने शिरा डिडिहाट क्षेत्र को अपने राज्य में मिलाकर पर्वत डोडी का देश नाम देकर एक बृहद डोडी साम्राज्य की स्थापना की। मल्ल राजा कुमाऊं को पर्वत डोडी कहते थे। ठीक है। अब क्या किया उन्होंने, जो नेपाली थे उन्होंने डिडिहाट पे कब्जा कर लिया और उसे कहा पर्वत डोडी का देश। ठीक है। डिडिहाट को कहा गया पर्वत डोडी का देश, जो मल्ल शिरा में उसे शामिल करने के बाद। और कुमाऊं को कहते थे वो पर्वत डोडी। ठीक है। पर्वत डोडी का देश कहते थे डिडिहाट को, और जो कुमाऊं को कहते थे वो मल्ल राजा पर्वत डोडी कहते थे।
ठीक है, उनका साम्राज्य फैल चुका था। जो मल्लों की 9वीं सदी में लगभग 1800 सदी तक डोडी राज्य रहा। इन्हीं रैका राजा, इन्हीं को रैका राजा, जो डोडी राजा थे उन्हीं को रैका राजा कहा जाता है। सीरा या मंडल मतलब जो क्षेत्र सौंपा गया था उनको कहा जाता था राई या रैका। ठीक है, बड़े राजा को नहीं कहा जाता था, छोटे राजकुमार जो होते थे उनको कहा जाता था रैका या राई भी कहा जाता था उनको। भारती चंद के समय यक्षमल तथा जयमल नेपाल डोडी का राजा था। यक्षमल या जयमल, उसे यक्षमल भी कहते थे और जयमल भी कहते थे। उस समय जो था भारती चंद के शासनकाल में वो था नेपाल पे। और सीरा मंडल में बलि नारायण संसारमल का शासन था। बलि नारायण संसारमल का शासन था सीरा मंडल के क्षेत्र में। और भारती चंद के समय यक्षमल या जयमल जो है नेपाल का राजा था। सीरा के अतिरिक्त सोर पिथौरागढ़ में भी इस वंश की एक अन्य शाखा बम तथा बर्मशाह के नाम से शासन करती थी। ठीक है, उस समय जो है सीरा के अतिरिक्त जो पिथौरागढ़ में है वहाँ पर भी बम या उसे बर्मशाही कहा गया, पिथौरागढ़ में वो शासन करते थे। ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र में जो उसे चंद राजा थे, नेपाल में डोडी थे और पिथौरागढ़ क्षेत्र में जो थे बम राजा रहते थे। सीरा से मल्लों का प्राचीनतम ताम्रपत्र साके व सोर से बमों का प्राप्त हुआ है। ठीक है, जो सीरा से जो है मल्लों का और सोर से जो है बमों का ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। भारती चंद जैसे एक स्वाभिमानी राजा को नेपाल की अधीनता बर्दाश्त नहीं थी। मडुआ गुडौल में भारती चंद का कटुक से ज्ञात होता है। कहाँ? मडुआ गुडौल में भारती चंद का कटुक से ज्ञात होता है कि उसने समाज की समस्त जातियों की एक कटक सेना बनाई थी और सोर के और प्रस्थान कर पिथौरागढ़ के मुख्यालय में इसका पड़ाव बना दिया था। जो कटुक थी ना, वो कहता है ना मडुआ गुडौल में जो भारती चंद का कटुक मतलब एक कटक जो होती थी उस समय उस सेना को कहते थे कटक। ठीक है, तो समस्त जातियों की एक सेना होती थी उसे कहते थे कटक। ठीक है, कटक। और इसी का साक्षी यहाँ देवसिंह मैदान के पास अब बंद पड़ा कटकू नौला है। मतलब वो कटकू नौला होगा, उस सेनाओं का नौला होगा, उससे कटकू नौला कहा गया। कटक जो थे वो सेना थे, उसे कटकू नौला कहा गया। और दूसरा पड़ाव काली के पास बडालू से लेकर डीडीहाट तक के क्षेत्र में जमा रहा। जिस स्थान पर शिविर लगा था उसका नाम बालीचौड़ था और यह काली के किनारे है। जहाँ पर दूसरा शिविर लगा था उसे बालीचौड़ कहते थे, जो चंपावत या नेपाल का एक क्षेत्र था। और जो पहला वाला रहा क्षेत्र वो रहा देवसिंह के मैदान के आसपास का जो कटकू नौला, जो वहाँ पर आज भी प्रसिद्ध है पिथौरागढ़ क्षेत्र में। ठीक, 12 वर्षों तक नेपाल का घेरा डालने के बाद अंत में मल्ल राजा पराजित हुए। फलतः डोडी के आधिपत्य से चंद राजा को मुक्ति मिली। ठीक है, डोडी राजाओं से चंद राजाओं को मुक्ति दिलाने का कार्य जो किया वो भारती चंद ने किया था। उसके बाद जब डोडी जो थे वो 1451-52 में उनकी विजय हुई थी। इस समय भारती चंद ने डोडी पर राज कर लिया था, मतलब डोडियों को कुमाऊं से भगा दिया था 1251-52 के आसपास। क्योंकि 1251 नहीं 1451 में बडालू व आसपास के क्षेत्र में भारती चंद ने एक अन्य पुत्र कुंवर पर्वत चंद का शासन था। और पंडित पद्मादत्त पंथ के अनुसार इस अभियान में भारती चंद ने बडालू से निकट बतियाकोट को अपना निवास स्थान बनाया। 1451 ईस्वी में हुडैती ताम्रपत्र में भारती चंद द्वारा एक गांव दान देने का वर्णन है। एक गांव दान देने का वर्णन है हुडैती ताम्रपत्र से, ये बात पता चलती है। हुडैती ताम्रपत्र से 1451 की ईस्वी की जो हुडैती ताम्रपत्र में भारती चंद द्वारा एक गांव दान देने का वर्णन है। ये डोडी विजय के फलस्वरूप भारती चंद ने अपने पुत्र रतन चंद की सहायता से सोर, सिरा, थल आदि का अधिकार कर लिया था। ठीक है, अब जो था वो डोडी साम्राज्य को जीत चुके थे 1451 में। उसके बाद उसका पुत्र था रतन चंद, उसकी सहायता से जो सोर, सिरा, थल जो क्षेत्र थे पिथौरागढ़ के उनको भी कुमाऊं में शामिल कर लिया था। सोर से विजय बम का राज्य भी समाप्त हो गया। अब सोर में जो विजय बम का बम साम्राज्य था ना पिथौरागढ़ क्षेत्र में, बर्मिशाह या बर्म, वो भी समाप्त हो गया वहाँ से। और सिरा की मल्ल भी काली के पार चले गए। मल्ल जो राजा थे वहाँ के वो भी चले गए थे, जिन्हें रैका कहा जाता था। सिरा में भारती चंद ने डुंगरा बसेड़ी को अपना सामंत नियुक्त किया। जो सिरा था, सिरा का क्षेत्र था, वहाँ पर डुंगरा बसेड़ी को अपना सामंत नियुक्त किया था। डुंगरा बसेड़ी व्यक्ति का नाम था, उसे वहाँ का जो था सामंत नियुक्त किया गया था। डुंगरा बसेड़ी के बाद मदन सिंह व राय सिंह बसेड़ी सिरा के सामंत बने, किंतु ये बसेड़ी राजा यहाँ अधिक समय तक शासन नहीं कर सके और मल्लों ने सिरा पर पुनः अधिकार कर लिया। बसेड़ी से पूर्व सिरा में कल्याणमल का शासन था। इस प्रकार सिरा में बसेड़ी से 1452 ईस्वी से लेकर 1439 ईस्वी तक राज्य किया, क्योंकि 39 में राय मल्ल सिरा का राजा था। इसके बाद
शोभामल व हरिमल शिरा के राजा बने। शोभामल ने चंदू से वैवाहिक संबंध स्थापित किए और पुत्री का विवाह बालो कल्याण चंद के साथ किया। किसने किया? शोभामल ने चंदू के साथ जो है विवाह संबंध स्थापित किए थे। किसने? शोभामल ने। ठीक है, याद रखना चाहिए कि शोभा किसने किए थे? कुमाऊं के चंद राजाओं से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे शोभामल से, शोभामल ने। और शोभामल की पुत्री की शादी हो गई थी बालो कल्याण चंद थे। जो बालो कल्याण चंद थे उनके साथ जो है उनकी पुत्री का विवाह हो गया था। कल्याण चंद के पुत्र रुद्रचंद ने हरिमल को पराजित कर शिरा को अपने चंद राज्य में मिला दिया था। जो कल्याण चंद था उसका पुत्र था रुद्रचंद। कल्याण चंद का पुत्र रुद्रचंद ने हरिमल को पराजित कर जो शिरा था उनको अपने राज्य कुमाऊं में मिला दिया था। विजय के उपलक्ष्य में उसने थल में एक शिव मंदिर की स्थापना की। यह लगभग 1590 ईसा पूर्व का था। भारती चंद के बाद उसका युवराज पुत्र रतनचंद, ठीक है, रतनचंद गद्दी बैठा 1477 में और 1488 तक राज किया। 77 से 88 तक राज किया रतनचंद ने। भारती चंद का पुत्र था। अपने पिता के साथ अपने युद्धों में कीर्ति अर्जित कर चुका था। ये पहले मतलब इसने जो सोरा सीरा क्षेत्र उनको जीता था। और सुल्तान कुंवर भी भारती चंद का ही पुत्र था, जिसका उल्लेख खेतीखान ताम्रपत्र में हुआ है। बहगाड़ा हुड़ैती के ताम्रपत्रों में कुंवर रतनचंद का नाम आता है। सोर सिराथल जुमला बजांग आदि की विजय में उसे भी अपने पिता की सहायता की थी। रतनचंद के पास 1488 में किरात चंद या कीर्ति चंद राजा बना। 1488 रतनचंद 1477 से 1488 तक रहा। 1488 से किरात चंद या कीर्ति चंद कह सकते हैं उसे, उनका राज रहा 1488 से। ठीक, उनके लगभग 1506 ईस्वी तक राज किया था। 1488 से 1506 ईस्वी तक राज किया था। संभवतः 1488 से 1499 ईस्वी के मध्य उसने कुंवर की हैसियत के राजकाज में भाग लिया। इसी अवधि में रतनचंद वृद्धावस्था के कारण शासन करने में असमर्थ था, जिसके शासन की बागडोर कीर्तिचंद के हाथों में थी। अब जो इम्पोर्टेंट है इसमें कई राजाओं का वर्णन है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ना। लेकिन जो बालो कल्याण चंद थे, ठीक है, वो मणकोट राज्य को भी चंद राज्य में मिलाकर चंपावत से राजधानी अल्मोड़ा पहुंचाई और मणकोट के उपरेती पंथों को राज्य कर्मचारी बनाकर अल्मोड़ा ले आए। ठीक है, अल्मोड़ा राजधानी स्थानांतरित थी बालो कल्याण चंद ने। ठीक है, चंपावत से अल्मोड़ा जो राजधानी स्थानांतरित की थी वो की थी बालो कल्याण चंद ने। और बालो कल्याण चंद के बाद गद्दी पर बैठा रुद्रचंद। ठीक है, और अगली वीडियो में हम रुद्रचंद से आगे को डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।